एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी सीआर गाइड नुपुर और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कॉमन लॉजिकल फ्लॉस की। यस, अब तक हम लोगों ने समझा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सीआर पैसेज में। इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट वाला टाइप भी हम कर चुके हैं। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड चीज़ें अब तक कवर कर चुकी हैं, लेकिन आज अगेन आज का वीडियो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉमन लॉजिकल फ्लॉज के बारे में कि कॉमन लॉजिकल फ्लॉज एक सीआर पैसेज में एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया कैसे जाता है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो बिफोर वी डाइव इनटू आवर वीडियो ऑफ एपिसोड 4 ऑफ मिशन सीआर विथ मी, I have a really exciting news for all the CLAT aspirants. Now, that news is that we at Law Prep Tutorial is bringing you a live GK marathon in which 50 most important topics will be covered. That is going to be a 6 hours non-stop live marathon on 31st August from 5 p.m. to 11 p.m. live here on YouTube, and this is your chance to up your game in CLAT preparation, which you cannot afford to miss. Yes, and trust me, this live marathon is going to be one hell of a power-packed session for all of you. And I have some interesting for you. Yes, on that day, हम अपनी live GK मैराथन के ड्यूरिंग हम एक बिग न्यूज़, बिग सरप्राइज भी रिवील करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल ऑफ यू जो उस दिन लाइव अटेंड करेगा हमारा सेशन। यस, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? इफ यस, देन tell me in the comment section below. Now, before any further delay, let's get quickly started with our today's video. Yes, तो हम बात करने वाले हैं लॉजिकल फ्लॉज के बारे में। लॉजिकल फ्लॉज एग्जैक्टली होते क्या हैं? इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि लॉजिकल फ्लॉज एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो लॉजिकल फ्लॉज ऐसे एरर होते हैं जिसकी वजह से हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग तो दिखता है, बट इन रियलिटी अगर आप उसको क्लोजली वॉच करोगे या क्लोजली देखोगे तो इट रेस्ट ऑन फॉल्टी अजम्पशंस और द शेकी रीजनिंग बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट, राइट? सो कॉमन लॉजिकल फ्लॉज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पता लगाना एक सीआर पैसेज में। अगर आपका सीआर पैसेज में अगर आप कॉमन लॉजिकल फ्लॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे। दो क्लोज ऑप्शंस में क्लोज ऑप्शंस के साथ साथ आप कॉमन ट्रैप्स में भी फंस सकते हैं। सो अगर आपने ये सीख लिया कि कॉमन लॉजिकल फ्लॉज पता कैसे करते हैं, देन बूम, आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपको क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? एंड ऑल्सो सी, एक और तरीका होता है लॉजिकल फ्लॉज को देखने का, लॉजिकल फ्लॉज को समझने का। जस्ट इमेजिन कि एक घर है, ठीक है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस फ्रॉम द आउटसाइड। वो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, बट व्हेन यू गो इनसाइड इट रेस्ट ऑन द क्रैक्स, यू कैन सी द क्रैक्स इन इट्स फाउंडेशन, ठीक है, और जरा सा भी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती है वो घर पूरी तरीके से गिर जाता है। सो नाउ व्हाट इज योर जॉब? आपकी भी जॉब एक आर्किटेक्ट की तरह है, ठीक है। जब भी आप सीआर पैसेजेस देखते हो आपको ये सीखना है, ये समझना है या ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये किसी फॉल्टी रीजनिंग के ऊपर टिका हुआ है हमारा आर्ग्यूमेंट, क्या इसमें कोई भी फॉल्टी अजम्पशंस क्लेम किए गए हैं। ये सारा चीज़ें पता लगानी है आपको whenever you see or whenever you go through a CR passage, right? Chalo, let's move towards the next slide of our video. That is, here are the list of common types of logical flaws in a CR passage. And in today's video, मैं आपको कोई भी boring से list नहीं देने वाली हूँ common logical flaws पे। In fact, आज मैं deal करने वाली हूँ हर एक type के common logical flaws के बारे में, और इनके बारे में मैं आप लोगों को एकदम रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगी, कॉमन ट्रैप्स कैसे एलिमिनेट करने हैं वो बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कॉमन लॉजिकल फ्लॉ, दैट इज सर्कुलर रीजनिंग। अब बताओ, नाम से ही हम गैस कर सकते हैं सर्कुलर रीजनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। सर्कुलर रीजनिंग होता है समथिंग जो कंक्लूजन जो है वो कुछ अलग सा नहीं होता, ठीक है। जो प्रीमिसेस होता है, कंक्लूजन एंड प्रीमिसेस दोनों ही कुछ अलग नहीं होते। कंक्लूजन सिर्फ एक रीवर्डेड वर्जन होता है प्रीमिस का,
ये एक एक तरीके का सर्कुलर लूप होता है. प्रीमिस इज एग्जैक्टली सेम एज कंक्लूजन, कंक्लूजन इज एग्जैक्टली सेम एज प्रीमिस. कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं होता. इट्स जस्ट अ रीवर्डेड वर्जन ऑफ द प्रीमिस. ठीक है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, सो दैट इज this law is justified because it is the right thing to do, or this product is the best because everyone prefers it. इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है एज सच. दो बात कही गई है जिसके अंदर जो पहली बात है उसका सिर्फ एक रीवर्डेड वर्जन है. ये सेकेंड सेंटेंस, कोई भी नई बात, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कोई भी हम कंक्लूजन पे अराइव नहीं कर पाए हैं. इस जस्ट दी ये जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन पे जैसे हम पहुंचे हैं, दिस इज बिकॉज जस्ट बिकॉज क्योंकि जो प्रीमिस है दैट इज जस्ट रीवर्डेड, उसको रीवर्डेड किया है, रीफॉर्म किया गया है. कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पे हम नहीं पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ प्रीमिस. ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा एविडेंस या कोई भी एक्स्ट्रा रीजनिंग या यूजफुल रीजनिंग एज सच प्रोवाइड नहीं की जाती. इट्स जस्ट अ सर्कुलर लूप. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ें देखो किसी भी आर्ग्यूमेंट में, या फिर आप ऐसा कोई भी सर्कुलर रीजनिंग वाला क्वेश्चन आए, तो आपको क्लियर कट ये समझ में आना चाहिए कि ये एक ट्रैप ऑप्शन है या फिर ये हमारा एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, आई होप ये वाला जो है कॉमन फ्लॉ आपको क्लियर होगा. नाउ कंफ्यूजिंग कोरिलेशन विद कॉसेशन. इस चीज में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज दो चीजें एक ही टाइम पे हो रही हैं या एक के बाद दूसरी चीज हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरी चीज हुई है उसका कॉज पहली चीज हो. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Ever since online classes began, students have been scoring better. So online classes must be the reason for this improvement. हम इस assumption पे या हम इस conclusion पे कैसे पहुंच सकते हैं? Just because एक चीज़ के बाद, that is online classes. ठीक है, online classes के बाद में students have been scoring better. Performance, this is talking about performance. इस एग्जाम्पल के थ्रू एक लिंक स्टैब्लिश हुई है ऑनलाइन क्लासेस के बीच में और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स के बीच में. ठीक है, दैट मीन्स कोरिलेशन. टू थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली और एक के बाद एक. ठीक है, अब कॉसेशन देखते हैं. कॉज क्या आया? दैट इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट इज द कॉज. लेकिन क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो गया है? क्या हम इसको, क्या ये सिर्फ इट इज द ओनली रीजन behind the improved performance? No, there can be other reasons as well. हो सकता है कि इस बार जो मार्किंग स्कीम हो या जो चेकिंग हो वो लीनियंट हो. There can be other reasons. There can be multiple reasons for enhanced परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये एक शेयर एग्जाम्पल है ऑफ अनदर कॉमन लॉजिकल फ्लॉ, दैट इज कंफ्यूजिंग द कोरिलेशन विद कॉसेशन. ठीक है, नाउ एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. That example is the days on which Kevin wears a black shirt, he performs much better in his practice test than he does on days which he wears a shirt of some other color. So on the day of the final test, Kevin must ensure that he wears a black shirt. Now, tell me guys, black shirt का relation बताया गया है उसके improved performance से. ठीक है, और फाइनली कंक्लूजन में ये बोला है कि अगर वो चाहता है या वो अगर फाइनल टेस्ट वाले दिन अगर वो जीतना चाहता है तो ही मस्ट वियर अ ब्लैक शर्ट. देयर इज अ कोरिलेशन किसके बीच में बताया गया है? ब्लैक शर्ट और प्रैक्टिस टेस्ट में, कि प्रैक्टिस टेस्ट के दिन जब भी वो ब्लैक शर्ट पहनता है तो इट रिजल्ट्स इन हिज एनहांस्ड परफॉर्मेंस. लेकिन देयर कैन बी अदर अजम्पशंस एज वेल. हो सकता है कि उस दिन उसका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हो या ही फील्स एनर्जाइज्ड व्हाइल वियरिंग दैट पर्टिकुलर कलर. देयर कैन बी मेनी assumptions, देयर कैन बी मेनी रीजंस बिहाइंड हिज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. तो ये एक फॉल्टी assumption हो गया कि सिर्फ अगर उसे जीतना है तो उसे ब्लैक शर्ट पहननी पड़ेगी. तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशन, कंफ्यूजिंग कोरिलेशन विद द कॉसेशन. ठीक है, एक जो है कोई भी दो चीज सिमिलर टाइम पे हो रही है, दैट डजंट मीन कि उसका कॉज सेम है. ठीक है, ए और बी दो सिचुएशंस है, एंड इफ ए एंड बी आर कोइंसाइडिंग, दैट डजंट मीन ए इज कॉजिंग बी
और B इज द कॉज ऑफ A। ओके, ये चीज हम नहीं अज्यूम कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट fallacy, that is straw man's fallacy. Now straw man fallacy क्या होता है? Here the speaker attributes an argument to an opponent that does not represent the opponent's true position. Straw man fallacy exactly क्या होता है? Simple words में अगर मैं आपको बताऊं तो straw man fallacy ये होता है कि किसी भी एक पर्सन ने कोई भी क्लेम किया या कोई भी स्टेटमेंट दिया, नाउ पर्सन बी क्या बोलेगा? पर्सन बी जस्ट ऐसे क्लेम्स देता है जो पर्सन ए का एक्सेजरेटेड वर्जन होता है। वो बस कोई भी सिचुएशन को या कोई भी क्लेम को एक्सेजरेट कर देता है या एक्सेजरेटेड वर्जन में प्रेजेंट करता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज स्ट्रॉ मैन्स फैलेसी। ठीक है, नाउ इमेजिन अ डिबेट। एक डिबेट इमेजिन करते हैं जिसमें पर्सन ए क्या कह रहा है? आई थिंक वी शुड रिड्यूस द डिफेंस बजट एंड इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन। Person B replies, oh, so you want the country to be unprotected and weak. See, इसमें क्या हुआ है? पर्सन B, इसने किसको अटैक किया है? इसके आर्ग्यूमेंट को अटैक किया है in a more harsher way, in a more exaggerated way. पर्सन ए ने एज सच कुछ नहीं कहा है, उसने एक सिंपल सा क्लेम दिया है, उसने एक सिंपल सी बात कही है, लेकिन पर्सन बी, What person B is doing? पर्सन B ने उसका एकदम एक्सेजरेटेड वर्जन या एग्रावेटेड वर्जन प्रेजेंट किया है आर्ग्यूमेंट में। सो जब भी आप ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट देखते हो पैसेज में, आपको देखते ही ये समझ आना चाहिए कि इट इज एन ट्रैप ऑप्शन एंड इट इज अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉ मैन्स फैलेसी, राइट? आई होप दिस is clear to you, all of you. Now moving forward to ad hominem attack. Ad hominem इस टर्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू द मैन। टू द मैन मीन्स व्हाट? अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता कि फैक्ट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट किसके ऊपर है, रादर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, या एक पर्सनल अटैक किया जाता है ऑन द पर्सन हु इज क्लेमिंग अ पर्टिकुलर थिंग, या ऑथर के ऊपर, या कोई भी आर्ग्यूमेंट जो बोला गया है, तो रादर इट इज नॉट फोकसिंग ऑन आर्ग्यूमेंट, इट इज फोकसिंग ऑन द पर्सन हु इज मेकिंग दैट क्लेम। ठीक है, सो दैट इज एड होमिनम। सी, एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पॉलिसी कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज द पर्सन प्रपोजिंग इट इज करप्ट। नाउ आर्ग्यूमेंट देखो और सी अटैक देखो। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इट हैज नथिंग टू डू विद द आर्ग्यूमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट। क्लियर कट उसने क्या कर दिया है? उसने पर्सन पे अटैक किया है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। वी शुडंट टेक her view on climate change seriously, she is not even a science graduate। अगेन क्या हुआ है इस सेंटेंस में? अगेन एक पर्सनल अटैक हुआ है, नॉट ऑन द आर्ग्यूमेंट बट ऑन द पर्सन हु इज मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट और हु इज मेकिंग दैट क्लेम। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एड होमिनम। सो व्हेन एन आर्ग्यूमेंट अवॉइड्स फैक्ट्स, क्या कहा गया है? कोई भी आर्ग्यूमेंट जो फैक्ट्स अवॉइड करता है एंड गोज आफ्टर द पर्सन, दैट्स अ लॉजिकल फ्लॉ। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट जो फैक्ट्स को अवॉइड करता है लेकिन उस इंसान पे अटैक करता है जो उस आर्ग्यूमेंट को स्टेट कर रहा है, सो देन यू गेट टू नो कि ये एक लॉजिकल फ्लॉ है हमारी रीजनिंग में या फिर हमारे पूरे आर्ग्यूमेंट में। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लॉ, दैट इज द बायस्ड सैंपल फ्लॉ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि बायस्ड सैंपल फ्लॉ क्या होता है, इसमें एक ऐसा सैंपल या फिर ऐसा डेटा जो है उस पर फोकस किया जाता है या ऐसा डेटा अडॉप्ट किया जाता है विच इज नॉट इवन इन अंडर कंसिडरेशन। Okay, are you getting my point? See what it is written, it is committed whenever the data for a statistical inference is drawn from। ठीक है, कोई भी ऐसा statistical data कहाँ से लिया जाता है? From a sample that is not representative of the population under consideration। ऐसे sample से ऐसे पॉपुलेशन को कंसिडर किया जा रहा है जो कंसिडरेशन में ही नहीं है, जिसका ऐसी पॉपुलेशन कंसिडर की जा रही है जिससे कंक्लूजन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द बायस सैंपल फ्लॉ। सी, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी,
Read that. In a recent survey conducted by Wall Street Weekly of its readers, 80% of respondents indicated their strong disapproval of increased capital gains taxes. This survey clearly shows that increased capital gains taxes will meet with strong opposition from the electorate. अभी हम इस पर्टिकुलर स्टिमुलस में हमने दो चीज़ों की बात करी है. एक तो ऐसी पॉपुलेशन की बात करी है कि कितने लोग जो हैं रिस्पोंडेंट्स हैं कैपिटल गेन्स टैक्सेस के, और दूसरी हमने कंक्लूजन किसके ऊपर ड्रॉ किया है, इलेक्टोरेट मींस इलेक्शन. ठीक है, तो अब इसमें किसके ऐसा डेटा कंसिडर कर रहे हैं इलेक्शन के लिए जो यूजफुल ही नहीं है, बिकॉज इलेक्शन में तो सारी पॉपुलेशन जो है वो पार्टिसिपेट करेगी. वाई इट इज ओनली कंसिडरिंग द डेटा रिलेटेड टू द पेयर्स और जो सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते हैं. So again, this is a common logical flaw of biased sample. Okay, I hope this is clear, guys. Now moving forward to our next logical flaw, that is insufficient sample flaw. As the name suggests, नाम से आप समझ गए होंगे, it is committed whenever an insufficient data is considered or whenever an insufficient data is used to justify the conclusion drawn. conclusion को या conclusion तक पहुंचने के लिए हम ऐसा data consider करते हैं which is not at all sufficient, right? चलो, let's see an example. What it is stated here, I have worked with 3 people from the New York City and found them to be obnoxious, pushy and rude. It is obvious that people from New York City have a bad attitude. See? हमने डेटा में क्या लिया है, 3 people, वो सिर्फ 3 लोगों से मिला है न्यूयॉर्क सिटी में, और सिर्फ 3 लोगों के बेसिस पे उसने पूरे न्यूयॉर्क सिटी के बारे में कंक्लूड किया है कि न्यूयॉर्क सिटी हैव अ बैड एटीट्यूड. सो दिस इज अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ इनसफिशिएंट सैंपल फ्लॉ. ठीक है, बिकॉज 3 people, सिर्फ तीन लोग, ये बहुत ही इनसफिशिएंट है. 10 million पॉपुलेशन को के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 3 people इज अ फ्लॉ इन इटसेल्फ, राइट? चलो, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फ्लॉ, दैट इज अ फ्लॉ ऑफ फॉल्टी एनालॉजी. अ फ्लॉ ऑफ फॉल्टी एनालॉजी क्या होती है? सी हाउ इट फंक्शंस बाय कंपेयरिंग 2 similar things. What they are saying, 2 similar चीज को कंपेयर किया जा रहा है because they are alike in various ways. 2 similar चीजों को कंपेयर किया जा रहा है just because वो किसी न किसी चीजों में सेम है या कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं. But the flaw is that it is likely they will share another trait as well. अब flaw क्या है? अगर वो 2 चीजें सिमिलर है तो इसका ये मतलब है कि तीसरी चीज भी उनके बीच में कॉमन होगी. This is a sheer example of this type of flaw. जरूरी नहीं है ना कि 2 चीजें या 2 सिमिलर चीजें या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम हो तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगी. Yes or no, guys? Now, let's see an example. See example में क्या बोला है? Ted and Jim excel at both football and basketballs. 2 लोग हैं टेड एंड जिम जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में एक्सेल करते हैं. नाउ ये एक सिमिलैरिटी शो की गई है दोनों के बीच में. दिस इज सिमिलर बिटवीन बोथ ऑफ देम. Since Ted is also a track star, it is likely that Jim also excels at work. This cannot be our conclusion. Just because उन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो तीसरी चीज कही गई है यहाँ पे, that is a track star. That doesn't mean कि एक ट्रैक स्टार है तो दूसरा भी ट्रैक स्टार होगा. ये किसका एग्जाम्पल है? This is a fault, this is a flaw in faulty analogy. Okay, चलो let's move forward. That is the either or thinking. अब either or thinking क्या होता है? This is also known as a black or white flaw. Okay, it says, ये कहता है कि either you believe what I am saying or you believe what is the exact opposite of that particular statement. या तो मेरी बात मानो या फिर एकदम opposite मानो. ठीक है, there is no middle ground, right? See, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या कह रहे हैं? Since you don't believe that the earth is teetering on the edge of destruction, you must believe that population and other adverse effects that man has on the environment are of no concern whatever.
ठीक है, या तो तुम ये वाली चीज बिलीव करो कि जो अर्थ है दैट इज ऑन द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ईदर यू बिलीव दिस और you must believe that pollution and other adverse effects that man has on the environment are of no concern whatever. ठीक है, वो दो चीज आपको दो ऑप्शन दे रहा है और you have to choose between those two options only. There's no middle ground in between. Again, this is a flaw in reasoning. Okay, चलो नेक्स्ट फ्लॉ की बात करते हैं, दैट इज द ऑल थिंग्स आर इक्वल फ्लॉ. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि दिस द ऑल थिंग्स आर इक्वल फ्लॉ ये तब कमिट किया जाता है जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं बिना किसी जस्टिफिकेशन के कि जो बैकग्राउंड कंडीशंस है दैट हैज रिमेन्ड सेम ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और द लोकेशन. ठीक है, एक टाइम पे कुछ जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो एक टाइम पे या मल्टीपल टाइम्स पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली सेम रहने वाली है या लोकेशंस पे सेम रहने वाली है. दिस इज अ क्लियर कट फ्लॉ. क्यों है फ्लॉ? क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी सिमिलर बैकग्राउंड कंडीशंस हर टाइम सेम नहीं रहती एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस, बट हाँ हर टाइम सेम नहीं रह सकती, हर लोकेशंस पे सेम नहीं रह सकती है, राइट? सो दिस इज अ फ्लॉ. नाउ लुक एट आवर एग्जाम्पल. यस, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द लास्ट डेमोक्रेट विनर ऑफ द न्यू हैम्पशायर प्राइमरी वन द जनरल इलेक्शन. दिस ईयर द विनर ऑफ द न्यू हैम्पशायर प्राइमरी विल विन द जनरल इलेक्शन. कंक्लूजन क्या कर दिया है? सी, कंक्लूजन में क्या बोला है कि लास्ट ईयर वो जीता था तो वो इस ईयर भी जीत रहा है. दिस इज अ फॉल्ट, दिस इज अ फ्लॉ. क्यों ये फ्लॉ है? क्योंकि लास्ट ईयर कोई जीता था किसी इलेक्शन में, दैट डजंट मीन कि वो इस साल भी जीतेगा क्योंकि टाइम बदल चुका है. नाउ क्लियर कट उनने क्या बोला है कि टाइम के साथ टाइम तो बदल रहा है लेकिन कुछ बैकग्राउंड कंडीशंस जो है वो सेम रही है, दैट इज उसका जीतना सेम है, सिमिलर है, इट रिमेन्ड कांस्टेंट. बट दिस इज अ फ्लॉ, दिस इज अ फ्लॉड रीजनिंग क्योंकि ऐसा नहीं होता. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज होती है, थिंग्स टेंड टू चेंज, राइट? Now let's move forward to our next flaw, that is the the flaw of equivocation. Now flaw of equivocation क्या होता है? The flaw of equivocation. Flaw of equivocation में ये होता है it occurs when a word or a phrase, कोई भी एक word होता है या कोई भी एक phrase होता है, वो पूरे particular argument, ऐसा word ऐसा phrase जिसके दो या दो से ज़्यादा अलग अलग meanings होते हैं, उसे यूज किया जाता है एक ही आर्ग्यूमेंट में, लेकिन वो दोनों वो एक ही वर्ड या फिर फ्रेजेस जो भी होता है उसका जो अलग अलग मीनिंग या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है एक ही आर्ग्यूमेंट में. सो दैट इज आर फ्लॉ ऑफ इक्विवोकेशन. सी, और थोड़ा क्लियर होगा, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल. क्या बोल रहा है कि एवरी सोसाइटी इज ऑफकोर्स रिप्रेसिव टू सम एक्सटेंट एज सिगमंड फ्रॉइड पॉइंट आउट. repression is the price we pay for civilization. दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स में या ये पर्टिकुलर हम एक आर्ग्यूमेंट ही पूरा एक कंसिडर कर लेते हैं. अब इस आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ है, एक ही वर्ड को दो बार यूज किया है, दैट इज रिप्रेशन. लेकिन ये जो पर्टिकुलर वर्ड है रिप्रेशन, इस वर्ड को इन दोनों ही सेंटेंस में या इस प्रीमिस और कंक्लूजन दोनों ही उसमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया है. सी, रिप्रेसिव टू सम एक्सटेंट. ठीक है, इसमें रिप्रेसिव या रिप्रेशन का क्या मतलब बताया गया? दिस मीन्स इंडिविजुअल डिजायर्स. ठीक है, मेड बी फिजिकल, मेड बी साइकोलॉजिकल. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिजायर्स के टर्म में बात की गई है. नाउ इसमें रिप्रेशन क्या बात किया गया है? दिस इज इस रिप्रेशन का मतलब है कि इट इज रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम or the liberties of the individuals in a government. ठीक है, in a totalitarian government. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड एक है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में यूज किया गया है. सो ये एक क्लियर कट किसका एग्जाम्पल होगा? फ्लॉ ऑफ इक्विवोकेशन का. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अब हम बात करेंगे नॉन सिक्विटर की. नॉन सिक्विटर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स डज नॉट फॉलो. डज नॉट फॉलो मीन्स शॉर्ट में अगर हम बोले तो प्रीमिस जो है वो कंक्लूजन को फॉलो नहीं करता. हमने लास्ट के वीडियोस में देखा है, हमने लास्ट के वीडियोस में पढ़ा है कि जो प्रीमिस है वो
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है हमारे कंक्लूजन को। लेकिन जब भी नॉन सिक्विटर वाले फ्लॉ की हम बात करते हैं तो प्रीमिस डज नॉट फॉलो द कंक्लूजन। प्रीमिस कुछ और बात करता है और कंक्लूजन किसी और चीज़ों पे बेस्ड होता है या किसी और चीज़ के बारे में बोलता है। See, look at the example. The house is white, therefore it must be big. See, premise क्या बोल रहा है कि जो घर है वो वाइट है कलर में, लेकिन कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ है? इट मस्ट बी बिग। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द प्रीमिस एंड द कंक्लूजन। ठीक है, हो सकता है हाउस जो है वो बड़ा है, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद द हाउस बीइंग वाइट इन कलर, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सिक्विटर फ्लॉ. Now, next and the last we have is argument ad populum. Argument ad populum का मतलब क्या होता है? This is also known as, also called appeal to popularity or appeal to the majority. See, इसमें क्या होता है? Simple language में if I tell you, see, argument ad populum का मतलब होता है कि कोई भी popularity belief या कुछ लोग किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, that doesn't mean कि वो चीज़ सच होगी या वो चीज़ ट्रू होगी. ठीक है, सो किसके बीच में कंफ्यूजन रहता है? पॉपुलैरिटी एंड ट्रूथ, राइट? चलो एक एग्जांपल देखते हैं. दैट इज मिलियंस ऑफ पीपल ईट जंक फूड एवरी डे, सो इट मस्ट बी हेल्दी. अगेन देयर इज अ फॉल्ट, देयर इज अ फ्लॉ. कैसे? बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जो जंक फूड है, बहुत सारे लोग जो है वो जंक फूड कंज्यूम करते हैं. दैट डजंट मीन कि वो हेल्दी होगा. हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. पॉपुलैरिटी या वाइड स्प्रेड की वजह से, जस्ट बिकॉज अ थिंग इज वाइड स्प्रेड, दैट डजंट मीन कि इट इज ट्रू इन एक्चुअलिटी. सो दिस इज अगेन अ फ्लॉ. एवरीवन इन आवर ऑफिस सेज दिस न्यू पॉलिसी इज फेयर, सो इट मस्ट बी फेयर. नो, हर कोई ये कह रहा है ऑफिस में कि जो न्यू पॉलिसी आई है वो फेयर है, रीजनेबल है. दैट डजंट मेक इट फेयर. ठीक है, तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ट्रूथ बताना is wrong is in itself flaw, right? चलो, okay, so this was all for today's video. I hope आपको common logical flaws clear हो चुके होंगे. Now I'll see you in episode 5 of Mission CR. Until then, stay tuned and happy learning, you guys.